हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 के नोट्स देखेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है अफवाह। ठीक है, फिर अफवाह देख लेते हैं होता क्या है। यहाँ दे रखा है कि अफवाह शब्द एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। समझ में आ गया अफवाह क्या होता है कि एक नदी, कोई भी नदी तंत्र है उसकी व्याख्या करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमको बता रहे हैं अफवाह द्रोणी क्या होती है। ठीक है, ये क्या है, अफवाह द्रोणी है एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है। अब यहाँ पे अपवाह द्रोणी से रिलेटेड बात बता रहे हैं कि जो पर्वत और उच्च भूमि होती है ना, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। ठीक है, उसके बाद भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय की नदियाँ। यदि आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 2 था जो, उसके अंदर भी हमने हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। ठीक है, एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ क्या हैं कि हिमालय की अधिकतम नदियाँ बारहमासी होती हैं। यहाँ पे मैंने सारे के सारे जितने भी इसके इंपॉर्टेंट हैं उनको पॉइंट्स में लिख रखे हैं ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे हिमालय का एक पॉइंट बता दिया कि जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो बारहमासी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है क्योंकि इसमें वर्षा के अलावा ऊँचे पर्वतों पर मौजूद बर्फ़ के पिघलने से पानी प्राप्त होता है। अब यहाँ पे बता दिया कि जो एक तो बताया कि यहाँ की जो हिमालय की नदी होती है वो बारहमासी होती है। बारहमासी क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर वर्ष भर पानी भरा रहता है हिमालय की नदियों में। और ठीक है, क्योंकि इसमें वर्षा के अलावा ऊंचे पर्वतों पर मौजूदा बर्फ के पिघलने से पानी प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अंदर जो हिमालय की नदियों में पानी भी क्यों भरा रहता है वर्ष भर? क्योंकि जो ये हिमालय की नदी है ना, वर्षा के पानी के अलावा जो ऊंचे पर्वत के जो ऊंचे पर्वत है उनके बर्फ पिघलने का जो पानी होता है ना, उससे भी मतलब अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि यह नदियाँ विशाल डेल्टा बनाती हैं। क्या है कि जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वही विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। उसके बाद है यह पहाड़ों को काटकर गार्जों का निर्माण भी करती हैं। हिमालय की नदियाँ क्या हैं, गार्जों का निर्माण भी करती हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि हिमालय की नदियों में भारी मात्रा में बालू और सिल्ट की मात्रा होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि जो हिमालय की नदियाँ हैं उनमें भारी मात्रा में बालू और सिल्ट की मात्रा होती है। उसके बाद यह नदियाँ, सिक्स पॉइंट क्या कहता है कि यह नदियाँ समतल मैदानों में बहती हैं जिसके कारण सिंचाई और जल परिवहन आसान हो जाता है। ठीक है, जो हिमालय की नदियाँ वो समतल मैदानों में बहती हैं। सेवन्थ पॉइंट क्या कहता है, इन नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा है। एट्थ पॉइंट क्या कहता है, यह नदियाँ मैदानी भागों में विसर्प का निर्माण करती हैं। नाइन्थ पॉइंट है, मैदानी भागों में बहने के कारण यह अपना मार्ग बदल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले बताया कि मैदानी भागों में बहती है जिसके कारण सिंचाई आदि मतलब ईजी हो जाता है। फिर यहाँ पे बता दिया मैदानी भागों में बहने के कारण ये अपना मार्ग बदल लेती हैं। यहाँ पे हमने हिमालय की जो नदियाँ उसके 9 पॉइंट देखे। सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियाँ देख लेते हैं क्या होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ बरसाती होती हैं। जिस प्रकार हिमालय की नदियाँ बारहमासी होती हैं, मतलब कि मैंने बताया कि वर्ष भर उसमें पानी रहता है। ठीक है, फिर जो प्रायद्वीपीय नदी है ना वो बरसाती होती हैं। सेकंड पॉइंट क्या क्या है, इन नदियों का बहाव बरसात पर निर्भर करता है। मतलब कि जो हिमालय की नदियाँ थी वो तो बारहमासी होती थी तो वो मतलब वर्षा के पानी के अलावा जो बर्फ पे पर्वतों से बर्फ पिघलते थे उनका भी पानी प्राप्त करती थी। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदी है ना, वो प्रायद्वीपीय नदियाँ बरसाती होती हैं तो सिर्फ वो बरसात के पानी को ही मतलब नदियों का बहाव बरसात पर ही निर्भर करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, यह नदियाँ हिमालय नदियों की अपेक्षा छोटा डेल्टा बनाते हैं। मतलब कि डेल्टा तो दोनों बनाते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ भी बनाती है, हिमालय की नदियाँ भी बनाती है। लेकिन जो हिमालय की नदी होती है ना वो बड़ा विशाल डेल्टा बनाती है, और जो प्रायद्वीपीय नदी होती है वो हिमालय की अपेक्षा छोटे डेल्टा बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्या है, यह नदियाँ उथली घाटियों से होकर बहती हैं।
फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इन नदियों में बालू और सिल्ट की मात्रा कम होती है। हिमालय की नदियों में हमने क्या देखा था कि हिमालय की नदियों में बालू और सिल्ट की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पे इसका रिवर्स है, प्रायद्वीपीय नदियों में क्या है कि जो प्रायद्वीपीय नदियों में बालू और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, यह नदियाँ सिंचाई और अन्य कामों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। हिमालय की नदियों में हमने देखा था, यहाँ कंपैरिजन ही हो रहा है एक तरह से हिमालय की नदी, क्योंकि डिफरेंस में आ जाते हैं ना पेपर्स में कि हाँ हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदियों में डिफरेंस बताते हैं। एक तरह से डिफरेंस भी है, ठीक है, कि जो हिमालय की नदियाँ है ना वो अन्य कामों में अधिक उपयोगी नहीं है, ठीक है। अगर हम सॉरी ये प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, सिंचाई और अन्य कामों के लिए अधिक उपयोगी नहीं, लेकिन जो हिमालय की नदियाँ है ना वो सिंचाई के लिए अन्य कामों के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको करेक्शन कर लेना। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट क्या कहते हैं कि इन नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद एट्थ पॉइंट है, यह प्रायः सीधे मार्ग से चलती हैं और बहुत कम विसर्प बनाती हैं। हिमालय की नदियाँ बहुत ज़्यादा विसर्प नदियाँ विसर्प बनाते हैं और सीधे मार्ग से नहीं चलती, क्योंकि वो मैदानों भागों में रहती हैं। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट क्या कहता है, प्रायद्वीपीय नदियों का पठारी क्षेत्र में बहने के कारण यह अपने मार्ग नहीं बदलती, ठीक है। यहाँ बताया कि जो प्रायद्वीपीय नदी होती हैं वो पठारी क्षेत्र में बहने के कारण अपने मार्गों को नहीं बदलती। इसके बाद देख लेते हैं हिमालय की नदियाँ, ठीक है। हिमालय की हम मेन 3 नदियों के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों के बारे में हम विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि हमने जान लिए हिमालय की नदियाँ जान ली, प्रायद्वीपीय नदियाँ जान ली। अब हम इनके जो नदियाँ ना सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियों में पहले सिंधु नदी तंत्र देख लेते हैं, ये क्या है, इसका उद्गम क्या है कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। जो सिंधु नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, जास्कर, निबुरा, श्योक, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जास्कर, निबुरा और श्योक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मिठानकोट पाकिस्तान में है। इस जगह पर सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब नदियाँ सिंधु नदी में मिल जाती हैं। यहाँ पे सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि जो मिठानकोट है ये एक तो पाकिस्तान में, ठीक है। इस जगह पर सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब ये सारी नदियाँ ना सिंधु नदी में मिल जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में स्थित है। मतलब सिंधु नदी मतलब उसका सिर्फ 1/3 से कुछ अधिक भाग ही भारत में है, जैसे कि कौन कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सिंधु तंत्र के बारे में बता रहे हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में क्या है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। यह विश्व की लंबी नदियों में से एक है। इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछ लेते हैं विश्व की लंबी नदियों में से लंबी नदियों में से सिंधु नदी एक है, ठीक है। और उसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। उसके बाद गंगा नदी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। गंगा नदी तंत्र क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है, ठीक है। यहाँ बता रहे हैं कि जो गंगा की मुख्य धारा क्या है, भागीरथी, जो मुख्य धारा है भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा जो अलकनंदा है उत्तराखंड के देवप्रयाग में उसमें जाकर मिल जाती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। कि क्वेश्चन पेपर्स में पूछ लेते हैं कि कहाँ पे जो गंगा है पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, वो हरिद्वार है, ठीक है, जगह का नाम। उसके बाद गंगा में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। उसके बाद यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गंगा, घाघरा, कोसी नदी नेपाल से निकलती है। यहाँ पहले तो बताया कि गंगा में मिलती हैं ये नदियाँ, ठीक है। यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी नदियाँ ये गंगा में जाकर मिल जाती हैं। अब यहाँ बताए जो ये घाघरा, गंडक और कोसी नदियाँ हैं ना ये नेपाल से निकलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह नदियाँ मिट्टी को उपजाऊ प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। जो गंगा की नदियाँ हैं वो
जो मिट्टी है ना उसको उपजाऊ बना देती हैं ताकि वहाँ पे कृषि हो सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। कहाँ तक बहती है? जो पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है, यहाँ पे यहीं तक बहती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? फरक्का है, वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे मतलब गंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का है जो कि वेस्ट बंगाल में है। यह नदी दो भागों में बट जाती है। अब यहाँ बता रहे हैं कि जो उसके सबसे उत्तरी बिंदु है फरक्का है वेस्ट बंगाल में, आगे जाके वो दो भागों में बट जाती है। पहले तो भागीरथी है और दूसरा पद्मा, ठीक है। उसके बाद अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जाने जाते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आखिरी चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होते हैं तो उससे पहले उनको मेघना के नाम से जानी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली नदी बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप सभी ने सुंदरबन डेल्टा का नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। हम सुंदरबन डेल्टा बोलते तो हैं लेकिन ये होता क्या है कि सुंदरबन डेल्टा क्या है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली नदियाँ, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जल वाली नदी होती है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बता दिया है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है, हमको पता है। उसके बाद इन नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जब ये दोनों जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है ना, ये बंगाल की खाड़ी में जब मिल जाते हैं ना, फिर ये जो डेल्टा बनाते हैं ना उसी को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, डेल्टा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि गंगा की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर से अधिक है, ठीक है। उसके बाद अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ये क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि ये एनसीईआरटी में भी है कि जो अंबाला नगर है वो सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के, मतलब जो अंबाला नगर है ना वो सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच का जल विभाजक पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्या है? अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देख लेते क्या है ब्रह्मपुत्र नदी। अभी हम हिमालय की जो नदियाँ हैं उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का पहला पॉइंट क्या कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के नज़दीक से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं वो तिब्बत के मानसरोवर झील के, मतलब कि वो तिब्बत में, एक तो जो ब्रह्मपुत्र की नदी है वो मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के नज़दीक से निकलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसकी लंबाई सिंधु से अधिक है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी लंबाई जो सिंधु नदी है उससे अधिक है। इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यह नदी अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के मध्य से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट हो गए कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो इसको दिहांग से नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है तिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरे सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा कम होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके अंदर जो जल एवं सिल्ट की मात्रा कम होती है। इसके आगे भी हम देखेंगे। आगे क्या है कि यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती हैं। जो ब्रह्मपुत्र की नदियाँ होती हैं वो बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती हैं। यहाँ पे हमने जो हिमालय की नदियाँ हैं, हिमालय की नदियों के तीन नदियों के बारे में हमको जानना था, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। हमने इन तीनों नदियों के बारे में जान लिया कि विस्तार पूर्वक जान लिया कि सिंधु नदी क्या है, गंगा नदी के तंत्र क्या है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।